मित्रों, मैं प्रभात समीर आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आज जिस कहानी को आपके सामने लेकर आई हूँ वह लगभग 30 दशक पूर्व लिखी गई थी। अभी की कुछ घटनाओं ने एहसास कराया कि इतने वर्ष बाद भी इस तरह की परिस्थितियों और मानसिकता में कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि हालात और भी बिगड़े। प्रस्तुत है आपके सामने कहानी, क्या यह सच नहीं। अपनी व्यस्त दिनचर्या से निपटने के बाद कल्याणी घर का ताला खोलने ही जा रही थी कि तभी उनका मोबाइल बज उठा। एक डरी सहमी धीमी आवाज़ सुनाई दी, मैडम मार डालेंगे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। इस तरह के फ़ोन आते ही कल्याणी अपना आपा खोने लगती थी और तुरंत सक्रिय हो जाती थी। अभी भी वह घर का ताला खोलना भूल गई। लड़की की रुलाई में उसके वाक्य डूबते चले जा रहे थे। कठिनाई से इस बार सुनाई दिया, मैडम मैं अनीता, मेरा हस्बैंड, मेरी सास मुझे जान से मार देंगे। मार देंगे? अपनी भूख प्यास और थकान भूल कर कल्याणी घर के दरवाजे से ही लौट ली। वह पूरा घटनाक्रम जान लेना चाहती थी, लेकिन लड़की थी कि एक दो वाक्य से आगे बोल ही नहीं पा रही थी। कठिनाई से अपने घर का पता बताते हुए लड़की ने धीरे से कहा, मैं कमरे में बंद हूँ। कल्याणी की तरह ही उनके संगठन की सदस्याएं भी उतनी ही ऊर्जावान और सक्रिय, चलने को सभी तत्पर। ज़रूरत पड़ने पर मीडिया, पुलिस, प्रशासन को शामिल कर लेने की रूपरेखा संगठन के पास बनी ही रहती थी। कल्याणी तो कितने ही ऐसे सेवाभावी संगठनों से जुड़ी हुई थी। लगभग संगठनों में उनका महत्वपूर्ण पद रहता था। लड़की से ज़्यादा बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसे दी जाती यातनाओं का वृहद खाका महिलाओं ने खुद ही खींच लिया। अनीता की निरीहता और उसके ससुराल वालों की पैशाचिकता का पूरा रेखा चित्र तैयार करके लड़की को बचाने की विस्तृत योजना बना ली गई। लड़कियों की मदद के लिए ये लोग किसी भी सीमा तक जा सकती थीं। अपमान, अनादर, विरोध, उग्र प्रदर्शन जैसे अनगिनत हथकंडे इस संगठन के प्रमुख उपकरण थे। बदज़बानी और गाली गलौज के साथ साथ हिंसक होने में भी उन्हें संकोच नहीं होता था। दरवाज़ा खुलने में ज़रा सी देर क्या हुई कि अपने दल सहित कल्याणी बौखला उठी। तभी एक शिष्ट सुदर्शन युवक ने दरवाज़ा खोला। ठीक सामने सोफे पर एक सौम्य महिला बैठी हुई दिखाई दी। दोनों के चेहरे शांत और निर्विकार थे। कल्याणी की मुखरता पल भर को थम गई और तभी ऐसे कई पाखंडी, बगला भगती पति, ससुर, सास, ननद उनकी आंखों के आगे से घूम गए, जिन पर विश्वास करना उस घर की बहू को बहुत भारी पड़ गया था। कल्याणी आगे बढ़ी, आप ही पुनीत हैं? ये आपकी माँ हैं? पुनीत महिलाओं के झुंड को देखकर हैरान था। अनीता कहाँ है? कल्याणी और अन्य महिलाओं का सामूहिक स्वर गूंजा। घर में है, आप क्यों? पुनीत को अनसुना करके अनीता को आवाज़ें दी जाने लगी। हमें अनीता से मिलना है, कोई बहाना नहीं। बहाना क्यों? कहते हुए पुनीत ने अनीता को पुकारा। सोफे पर बैठी महिला भी अब तक उठकर आगे आ गई। बड़ी मृदुता से बोली, आप अनीता को जानती हैं? पहले कभी आपको देखा नहीं, अब देख लीजिए और पहचान भी लीजिए। कल्याणी की उग्रता में व्यंग घुल मिल गया। अनीता का उत्तर ना पाकर अभी तो पार्लर से लौटी है, देखता हूँ कहकर पुनीत एक कमरे की ओर मुड़ा। पुनीत की माँ भी अनीता बेटा कहकर पुकारती चली जा रही थी। कल्याणी को सभी कुछ बहुत नाटकीय लग रहा था। उन्होंने दरवाजे से बिल्कुल सट कर जोर से कहा, अनीता, मैं कल्याणी, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे क्यों कह रही हैं? अनीता का कोई क्यों कुछ बिगाड़ेगा? पुनीत की माँ असमंजस में थी। दरवाज़ा अभी भी बंद था। पुनीत और उसकी माँ अनीता की चुप्पी से अप्रभावित थे। शायद अपने कमरे में बने रहना अनीता की आदत में शुमार था। अभी तो पार्लर से आई है, थक कर सो गई होगी।
सो गई है या कैद कर रखा है? कहीं हाथ मुंह तो नहीं बांध रखे? लड़की बेहोश तो नहीं हो गई? अरे कहीं मार तो नहीं दिया? यह कैसी बकवास है? पुनीत पहली बार अशिष्ट हुआ। थकी हुई थी, सो गई होगी। सो गई है या जाग रही है, आपको इतना भी मालूम नहीं है? इसमें मालूम क्या करना जी? वृद्धा अचरज में थी। अनीता को घर में रहते हुए खूब सोने की आदत है, इसके लिए इतना बवाल क्यों? सोचते हुए पुनीत के मुंह से निकला, यह कैसा फ्रॉड है? महिलाएं मधुमक्खियों सी फ्रॉड शब्द से चिपट गई। पुलिस, थाना जैसे शब्द हवा में तैरने लगे। पुनीत कांप उठा। उसे अपने इर्द गिर्द कोई शिकंजा कसता हुआ दिखाई देने लगा। अनीता के कहे गए कई शब्द, कई वाक्य उसके कानों में तैरने लगे। तगड़ा बैंक बैलेंस, शानदार बड़ी गाड़ी, अपनी पसंद का फ्लैट, विदेश यात्रा, महंगी शराब, सिगरेट। शादी की बात से ही अनीता की ऊंची उड़ानें, उसके महंगे शौक, पुनीत की सामान्य पारिवारिक स्थिति और उसके बीच अनीता का पनपता हुआ असंतोष। अनीता आए दिन उसमें, उसकी माँ और शादी के बंधन में अपनी अरुचि और विरक्ति दिखाती रही है। मजाक मजाक में कई बार अपना जीवन दर्शन उसके सामने रख चुकी है और कहती रही है, पुनीत, मैं सिर्फ पैसे को पसंद करती हूँ, इंसानों को नहीं। और पुनीत हमेशा ही अपने कड़े संघर्ष, मेहनत और उसके विलासी दृष्टिकोण में अपने स्नेह और भावनाओं से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन ये सब तो बंद कमरों की बातें। अनीता के साथ अपने आपसी असंतुलन की हवा तो उसने अपनी माँ को भी नहीं लगने दी। आज इस सब का अनीता की नींद से क्या लेना देना? बदहवासी और शर्म माँ बेटे को घेरती चली जा रही थी। पुनीत को विश्वास था कि अनीता के कमरे से बाहर आते ही वह सबके मुंह बंद कर सकेगा। अनीता नींद की तो पक्की है, पर आज तो पुनीत की माँ की आवाज़ सुनाई दी। तभी झटके से दरवाज़ा खुला। जगह जगह चोट के निशान, सांस लेने और बोलने में भी कठिनाई, अस्त व्यस्त वेशभूषा। मार देंगे, मुझे मार देंगे, इतना ही अनीता के मुंह से निकल पा रहा था। बेटा तुझे कौन मारेगा? पुनीत की माँ हैरान थी। कल्याणी ने पुनीत की माँ पर एक नज़र डाली। उनके हाव भाव से वह विचलित हुई कि तभी उनकी बुद्धि, विवेक और अंतर्दृष्टि अनीता के बनाए चक्रव्यूह में फंसकर रह गई। पुनीत सन्न खड़ा था। उसकी माँ अनीता को सांत्वना देने को आगे बढ़ी, लेकिन अनीता थी कि पति और सास की छाया से भी भयभीत होती जा रही थी। अपनी बहू अनीता के सुख और खुशी के लिए कुछ भी करने को प्रतिबद्ध पुनीत और उसकी माँ का एक एक वाक्य संगठन की महिलाओं के उपहास और छींटाकशी के नीचे दबकर रह गया। एक और अनीता के पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत जुटाए गए झूठे सबूत, कल्याणी जैसों का भरपूर सहयोग, भर्त्सना और अपमान देता समाज, और दूसरी ओर छल कपट की दलदल में धंसते चले जाते पुनीत और उसकी माँ। कल्याणी के संगठन के खाते में एक और सफल केस जुड़ गया और कल्याणी अपनी दबंग, त्वरित और न्यायपूर्ण कार्यशैली के लिए हमेशा की तरह प्रशंसित हुई। महिलाओं के लिए लड़ी जाती इस लड़ाई में कल्याणी का जीवन कई बार संकट में भी पड़ा, लेकिन अनीता जैसी उत्पीड़िताओं के लिए जूझने में उन्हें बहुत सुख मिलता है। आज भी थकी हुई कल्याणी अपने घर के लॉन में निढाल पड़ी थी। शरीर से कहीं ज़्यादा उनका मन थक जाता है। वह कुछ उम्मीदी सी हो चली थी कि तभी घर का गेट खुला। सामने से आती वृद्धा के गरिमामय व्यक्तित्व को देखकर कल्याणी के हाथ स्वतः अभिवादन के लिए जुड़ गए। मैं आपको पहचान नहीं पाई, कल्याणी ने कहा। हमारे जीवन में इतनी अहम और महान भूमिका निभाकर आप ही हमें भूल गई। महान भूमिका? कल्याणी गर्व से भर उठी। उनके लिए इस तरह के आभार कुछ नए नहीं थे। महिला को गौर से देखा। चेहरे पर दर्द, उदासी, आंखों में उल्हाना। कल्याणी ने पिंड छुड़ाना चाहा। यह कैसा आभार?
हम जैसे दुष्कर्मी अपराधी आपको याद नहीं, अनीता तो याद होगी, वृद्धा ने कहा। कल्याणी उग्र हो उठी। ओह अनीता, जिसे आपने। वृद्धा ने कल्याणी को बोलने नहीं दिया। कहा, आपने बहुत कह लिया, बहुत कर लिया, अब मेरी भी सुन लें। कल्याणी भड़क उठी। आप यहाँ खड़ी मुझे चुनौती दे रही हैं? लगता है अपने किए की सज़ा की बात न करें। सज़ा तो आपको, आपकी संगठन को मिलनी चाहिए। अनीता ने तो हमारी बर्बादी का बीज ही बोया था। खाद, पानी, संरक्षण सभी कुछ तो आपसे मिला। वृद्धा का शिथिल काय शरीर कांप रहा था। इतने कम दिन की शादी, सिर्फ एक टेलीफोन, एक तरफा शिकायत, और आप पूरी भीड़ जुटाकर चली आई। हमसे कुछ पूछने की मानवीयता भी आपसे न निभ पाई। अनीता की कैद, उसके शरीर की चोटें, उसका भय, उसकी मरणासन स्थिति, कल्याणी को सब याद आ गया। वह भड़क उठी। आपने लड़की को जानवरों की तरह इतनी यातनाएं। कैसी यातनाएं? यातनाएं तो हमें मिली। हमारा तो एक ही दोष था कि एक ऐसी लड़की को हमने चुना जो शादी के बंधन में विश्वास ही नहीं रखती थी। वृद्धा के आंसू नहीं रुक पा रहे थे। कल्याणी अभी भी उन आंसुओं के छद्म रूप में से सच को निकालने की जोड़-तोड़ में लगी हुई थी। अनीता के शरीर पर पड़े हुए चोट के भयंकर निशान कल्याणी को सब याद था। वृद्धा का रोना थम गया। कहा, अभी चलिए मेरे साथ। अपनी आंखों से देखें लोभ और लालच की वह फैक्ट्री जहां अनीता से भी कहीं अधिक क्रूर और घृणित लोग हम जैसे लोगों की बर्बादी के निशान आए दिन बनाया करते। अनीता उस दिन पार्लर नहीं गई थी। वृद्धा सुबकने लगी। ऐसे ही एक जगह पर जाकर उसने हमारे विनाश के चिन्ह बनवाए। आपको लगातार फोन किए ताकि उन ताज़ा तरीन प्रमाणों से आपको अपने चंगुल में फंसा सके। कोई लड़की ऐसे अपना घर क्यों तबाह करेगी? क्यों तबाह करेगी? उसके लिए घर घर जैसा होता तभी तो तबाही का सोच पाती। हमारा घर तो उसके लिए सिर्फ पैसा देने वाली एटीएम मशीन थी। हमारे जैसे निश्चल, निष्कपट, ईमानदारी और नैतिकता में बंधे लोग उसे और कहाँ मिलते। दोषी तो हम भी कम नहीं हैं, जो अनीता के प्रति भावनाओं के सैलाब में ऐसे बह गए कि उसके लोभ, लालच और कपट की तह तक पहुंच ही नहीं पाए। और कल्याणी जी, आप किसी घटनाक्रम को पुनीत जैसों के दृष्टिकोण से भी कभी आंक कर देखा है? आंसुओं के सैलाब में डूबी वृद्धा कांपती चली जा रही थी। कल्याणी को लगा कि जरा सी ही देर में वह वृद्धा मानो और भी बूढ़ी और अशक्त हो गई थी। कल्याणी ने ही उन्हें सहारा दिया। मानसिक संतुलन खो चुका मेरा निर्दोष निरपराध बेटा, धन के हरेक साधन से वंचित हम, निराशा और अवसाद के ग्रहण से ग्रसित मेरा घर, और इन सब की ज़रूरत से ज़्यादा उत्तरदायी आप। हम जैसों के लिए भी कहीं किसी कल्याणी ने जन्म लिया है क्या? वृद्धा की आंखों में अब आक्रोश था, घृणा थी। वह कल्याणी को अब सुनना ही नहीं चाहती थी। गेट से निकलते हुए उसने अपना सारा दर्द, कल्याणी के प्रति क्रोध, उपेक्षा और तिरस्कार को अपने अंतिम वाक्य में समेटा और कहा, आपको बता दूं, अनीता अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही है जिसे उंगलियों में गिनने लायक कुछ दिनों के लिए छोड़कर वह हमारे घर में आई थी, पैसा और संपत्ति बटोरने। उसके इस सुखी जीवन में आपके योगदान के लिए आपको बहुत बधाई। महिला मंडल, महिला मोर्चा, महिला सेना, महिला समिति, ऐसे ना जाने कितने संगठनों में महत्वपूर्ण पद संभालकर गौरवान्वित होती कल्याणी के अहंकार को आज एक वृद्धा ने अलग ही आईना दिखा दिया। अपने शोषण और उत्पीड़न झेलने के नाम पर घिनौना खेल खेलने वाले कुछ चेहरे उन्हें मुंह चढ़ाने लगे। अधिकार और कानून की आड़ में घृणित और निशंस खेल खेलने वाली कुछ एक अनीताएं
उन अशक्त और लाचार स्त्रियों का मजाक उड़ाती हुई दिखाई दी जिन्हें वास्तव में ही कल्याणी जैसों की सहायता की ज़रूरत थी। अगर अनीता है तो वह निर्दोषी होगी और पुनीत है तो वह दोषी ही होगा। क्या मालूम उनकी इस मानसिकता ने कुछ और पुनीतों को भी ऐसे ही मन और शरीर से निकम्मा करके और समाज से भी काट करके छोड़ दिया हो। कल्याणी निढाल होकर पड़ गई। आपका बहुत धन्यवाद। कहानी को आपने धैर्य से सुना। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पुनः आभार।